इमेजिन कीजिए अगर आपकी बॉडी से सारे एंजाइम्स निकाल दिए जाएं तो क्या होगा। जो खाना तुम लोगों ने अभी खाया है ना, उसको डाइजेस्ट होने में 50 साल लगेंगे। तो जो ये तुम्हारी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स ही तुम्हारी बॉडी में रिएक्शंस को फास्ट करवा रहे हैं, सो दैट अभी खाना खाने के 6 घंटे बाद तुम्हें फिर से भूख लग जाएगी। सो आज हम इन एंजाइम्स को ही डिटेल से समझते हैं, ताकि जो तुम्हारे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में ये टॉपिक है, ये तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तुम्हारे सारे क्वेश्चन इससे बनने लग जाए। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा एक चीज याद रखो कि ये टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये हमारा डे 12 का टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले 11 टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th इन 11th डिफरेंट वीडियोस मैं कवर करके आ चुकी हूँ। उनको जाओ, देखो, अच्छे से समझो। हर वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में समझाया हुआ है, जिससे गारंटेड तुम्हारे नीट में हेल्प होगी। सो आज की हम वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स टॉपिक। So what are enzymes? Enzymes are biological catalyst. What is the meaning of biological catalyst or simply catalyst? A catalyst is that entity which can affect the rate of reaction. जो तुम्हारे rate of reaction को affect कर सकता है वो होता है कैटालिस्ट। जैसे तुम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हमने ये कैटालिस्ट डाल दिया, पहले रिएक्शन बड़ा धीरे धीरे हो रहा था, अब फास्ट फास्ट होने लग गया। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। इतना तक तो सबको समझ में आता है, फास्ट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, कौन करते हैं, क्या चाहिए जिससे वो रिएक्शन फास्ट कर रहे हैं, क्या चीजें उनके इस रिएक्शन करने की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, कैसे खुद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सो सबसे पहले these are the biological catalyst that increases for enzymes. It is sure that enzymes are increasing the rate of reaction without being consumed. इस लाइन का मीनिंग क्या है बेटा कि अगर तुमने एक रिएक्शन के अंदर 10 यूनिट्स एंजाइम डाले, आफ्टर रिएक्शन तुम्हें 10 यूनिट्स एंजाइम एज इट इज रिकवर हो जाते हैं। कोई भी एंजाइम जो है वो कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता। ये सिर्फ सबस्ट्रेट को गाइड करता है हाउ टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, बट खुद कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता। Enzymes are mostly proteins with some exceptions. Ribozymes are made up of RNA. Very important. ये क्वेश्चन assertion में पूछा जाता है, do all the enzymes are made up of proteins? और assertion में ये आएगा all the enzymes are made up of protein only. तो ये गलत है। We have some exceptions. Ribozymes जो बनी होती है RNA की। पहले कुछ टाइम पहले आरएनए एंजाइम्स की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, बट अब ऐसा नहीं है। दे आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब जैसा सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना सकता है। No, every enzyme is specific for a particular substrate. हर एक एंजाइम के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है। एवरी सबस्ट्रेट एवरी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। स्पीड्स अप रिएक्शन, हमें पता है एंजाइम्स का रोल ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करना। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जैसे केजीज के हिसाब से हमें एंजाइम नहीं चाहिए होता कि 10 किलो एंजाइम ले आओ, 20 किलो एंजाइम ले आओ। नो, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। सो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। इट इज रीयूजेबल, क्योंकि एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं हो रहे, वो कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इट इज जस्ट the enzyme is just guiding your reactant to form the product, so that is why we can reuse them again and again for all the reactions or different reactions जिसके लिए वो एंजाइम स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट के लिए। सो एंजाइम्स आर रीयूजेबल। ऐसा नहीं है
एक बार एक एंजाइम यूज हुआ, अब दोबारा उससे कुछ नहीं कर सकते। नो, एंजाइम्स आर रीयूजेबल। एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, उनका नेचर क्या होता है? कोलाइडल। नाउ अब हम इसमें जल्दी से देखेंगे कि कैसे एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है। दो थियरीज है, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड है इंड्यूस फिट मॉडल। क्या कहता है लॉक एंड की में? क्या है कहते हैं बेटा, ये फिशर ने प्रपोज किया था। ये कहते हैं कि एक्टिव साइट रिजिड है। थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्टिव साइट क्या होती है। एंजाइम तुम्हारा मेनली प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये हमारे पास प्रोटीनेशियस का बना हुआ एक एंजाइम। इसके पास एक ऐसी साइट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट और रिएक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के साथ ही क्या बनता है, क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट। ये एक्टिव साइट कब आएगी? जब प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर तक खुद को फोल्ड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। किसी भी एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमें एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर में चाहिए। कोई भी एंजाइम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होता, ओनली टर्शरी स्ट्रक्चर। सो सबस्ट्रेट कहते हैं इसके अंदर, अब जैसे एक लॉक के ऊपर जो शेप है की वो फिक्स है कि ऐसी की ही इस लॉक को ओपन कर सकती है। सिमिलरली यहाँ एक्टिव साइट को इमेजिन करो लाइक अ लॉक और की को इमेजिन करो योर सबस्ट्रेट। तो जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के साथ एक पर्टिकुलर की ही अटैच हो सकती है, सिमिलरली एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट के साथ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही अटैच हो सकता है। एवरी सबस्ट्रेट एवरी एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज रिजिड, जिसके अंदर सबस्ट्रेट की तरह बॉन्ड हो जाता है। लिमिटेशन क्या है? टू रिजिड, नॉट रियलिस्टिक, मतलब रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। सो हमारे पास नेक्स्ट थियरी आ जाती है इंड्यूस फिट मॉडल, जिसे प्रपोज किया था कॉशलैंड ने। इसने कहा नहीं जी, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, कि जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, पहले फ्लेक्सिबल है, जैसे ही सबस्ट्रेट आया अब वो उसको टाइटली पैक कर लेगी। पहले फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट आया, देन वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अराउंड टाइटली पैक हो जाएगी। ओके, सो एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, changes shape after substrate binding. This is the most accepted model of enzyme action. So दो मॉडल्स आ गए, एक हमारे पास है लॉक एंड की जिसके अंदर एक्टिव साइट रिजिड मानते हैं, दूसरा है हमारे पास इंड्यूस फिट जिसमें हम एक्टिव साइट को फ्लेक्सिबल मानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम काम कैसे करता है? हमारे पास सबसे पहले एंजाइम होगा, एक हम सबस्ट्रेट डालेंगे। हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट को डाला तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा? ओल्डर बॉन्ड्स टूटने शुरू होंगे एंड नए बॉन्ड्स बनने शुरू होंगे। माइंड इट, याद रखना, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बनने लगेंगे, जिससे हमारे पास इवेंचुअली क्या बन जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट। देन एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नाउ दिस एंजाइम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। एंजाइम फंक्शन कैसे करता है? बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब ये हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लोअर डाउन करता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए चीज समझो। देखो बेटा, लेट्स से ये तुम्हारा यहां पर घर है और ये यहां पर स्कूल है, राइट? एक तरीका है तुम घर से निकले स्कूल पहुंच गए, ये लगा लो वन पाथवे है। एक तरीका है बेटा कि तुम गए घूम फिर के किसी दोस्त को मिलकर, रास्ते में किसी और से मिलकर, बातें बातें करके सब मिल मिला के फाइनली स्कूल पहुंचे। दिस इज योर पाथवे बी। अब किस में टाइम ज्यादा लगेगा, 1 में या 2 में? ऑफ कोर्स 2 में। किस में एनर्जी तुम्हारी ज्यादा लग रही है? 2 में। तो यहां पर ये ही चीज हो रही है रिएक्शंस के केस में, कि जब हमारे पास एंजाइम नहीं होता तो हम पाथवे नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं, जिससे एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट भी कम बन रहा है।
बट एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट को गाइड कर देता है कि भाई वैसे नहीं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलने से जल्दी पहुंचेंगे। तो पाथवे नंबर 1, जिससे सबस्ट्रेट जल्दी प्रोडक्ट बना पा रहा है। ओके, सो दिस इज द वे एंजाइम्स आर वर्किंग विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसमें कर क्या रहा है, हर एक एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एंजाइम प्रोडक्ट कम बनवाएगा, मतलब सॉरी ज्यादा चाहिए ही नहीं जब एंजाइम है। सो अगर बेटा सबस्ट्रेट को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए एक्टिवेट होने के लिए सो दैट प्रोडक्ट बनाए, तो प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर सबस्ट्रेट थोड़ी सी एनर्जी यूज करके एक्टिवेट हो रहा है एंड प्रोडक्ट बना पा रहा है, तो उस केस में उससे एनर्जी कम चाहिए और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। सो जो ये एनर्जी कम की हमने दैट इज ड्यू टू द एंजाइम्स। सो एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट एनर्जी हाई एनर्जी बैरियर है, विद एनर्जी लो एनर्जी बैरियर है, सो फास्ट रिएक्शन होगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है एंजाइम एक्शन का, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास बेटा ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा एंड प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है तो वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट को एक्टिवेट किया, यहां तक लेकर गए, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये देखो एनर्जेटिकली कितनी हाई है। एक लॉ है, अगर किसी चीज की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी तो उतना ही कम स्टेबल होगा। हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी ये होगी हाईली अनस्टेबल, तो ये जल्दी से प्रोडक्ट बनाना चाहेगी। बट जो एनर्जी हमें सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन एनर्जी बनाने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी हमें सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट एंजाइम्स हमें ये इतनी सारी चाहिए, विद एंजाइम हमें बहुत कम चाहिए, जिस वजह से बेटा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। बाकी सब सेम है, प्रोडक्ट वही बन रहा है, सबस्ट्रेट वही यूज हो रहा है, सिर्फ एंजाइम ने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर दिया है। सो दिस इज द वे एंजाइम्स आर वर्किंग विद द सबस्ट्रेट, दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी सो मोर एंड मोर प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम रिएक्शन को, एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? पहले हम दो एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर एक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए एक पूरा अच्छा क्वेश्चन जो है वहां से बन सकता है। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर एंड पीएच। बेटा हर एक एंजाइम की वर्क करने की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है, जहां पर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे मैक्सिमम होता है। अगर टेम्परेचर एंड पीएच उससे कम होगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, अगर उससे ज्यादा होगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल पीएच और टेम्परेचर के केस में देखो, इनिशियली हमने पीएच इंक्रीज करनी शुरू की, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पहुंच गई, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, ऑप्टिमम वैल्यू के बाद जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी थी वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो वही बात है, कम है तो भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी, ज्यादा है तो भी नहीं होगी, हमेशा हमें एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए होती है जिसमें एंजाइम जो है वो परफेक्टली काम कर पाते हैं। सिमिलरली विद टेम्परेचर, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली रेंज हमने रीच कर ली, इसके बाद एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। सो हर एक एंजाइम के लिए वर्क करने के लिए चाहिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्लियर? इसका रीजन भी ये है बेटा, क्योंकि एंजाइम्स मेनली किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू चेंजिंग पीएच एंड टेम्परेचर।
हर एक प्रोटीन के लिए उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए एक पीएच एंड टेम्परेचर चाहिए होता है। चेंज होगा तो वो भी उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज होती है। दैट इज द रीजन कि पीएच एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से एंजाइम एक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है। ओके ना, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो कौन से टेम्परेचर पर सबसे बेस्ट वर्क करते हैं? सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें कैसे पता, बट आई एम टेलिंग यू, तुम्हें पता है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है बेटा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको समझाने के लिए ना मैं अपनी खुद की क्लासिक एग्जांपल यूज कर रही हूँ, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में यूज करती हूँ। कि लेट्स से तुम्हारे पास एक एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसको बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब तुम्हारे पास लेट्स से 10 एंजाइम है और 2 सबस्ट्रेट हैं, तो इस पोजीशन पर अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो क्योंकि इस रीजन से तो एंजाइम सबस्ट्रेट भी कितने बन सकते हैं? 2। 8 एंजाइम यूनिट्स आर फ्री। तो अब कितना सबस्ट्रेट हम इंक्रीज करते रहेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, अप टू 10, तो तब तक एंजाइम सबस्ट्रेट भी 10 तक बन सकते हैं, क्योंकि दैट मच एंजाइम यूनिट्स आर फ्री, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनी रिएक्शन। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सी, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट जब बेटा सारे एंजाइम्स यूज हो गए, तो फिर अगर हम फर्दर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, क्या उसका बेनिफिट होगा? नहीं होगा। अब जब हमारे पास एंजाइम्स भी 10 हैं, सबस्ट्रेट भी 10 हो गए, तो इससे ज्यादा अब तो सैचुरेशन आएगा ही ना। अब तुम सबस्ट्रेट कर दो 12, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एंजाइम्स ही और नहीं है, राइट? तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में इनिशियली अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट सून वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि और ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक्स एक्सिस में हम लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन करके ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है जी, सो दिस इज योर वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब कोई ना कोई ऐसा चांस भी आएगा जब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की, उसका हाफ हम अचीव कर लेंगे। तो बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सुनते रहो। वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पर हम वेलोसिटी जो अचीव कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैक्सिमम 10 है तो बीच में 5 तो कभी ना कभी होगी, तो किस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर वो 5 हो रही है, दैट इज योर Km, मिकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट Km। सो Km is equals to half of Vmax. Km is nothing. It is the substrate concentration at which the velocity of reaction is half of Vmax. This Km is very important. Okay. Now, ये हमारे पास कुछ एंजाइम काइनेटिक्स है, मिकेलिस-मेंटन कॉन्सेप्ट के बारे में। Vmax क्या है बेटा जी? मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी रिएक्शन के लिए। Km क्या होता है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच the velocity of reaction is half of Vmax. लो Km मतलब हाई एफिनिटी। इसका मतलब क्या है इस ग्राफ में ही देखते हैं। अगर बेटा कोई एंजाइम बहुत कम सबस्ट्रेट यूज करके हाफ ऑफ Vmax अचीव कर रहा है, या फिर एक और एंजाइम है जो बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करके हाफ ऑफ Vmax अचीव कर रहा है, तो इनमें से बेटर एंजाइम कौन सा है? कम सबस्ट्रेट यूज करने वाला। तो जितनी Km की वैल्यू कम होगी उतना वो एंजाइम एफिशिएंट है। सो द वैल्यू ऑफ Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। जितनी Km की वैल्यू ज्यादा होगी उतना एंजाइम कम एफिशिएंट होगा। सो दिस विल हेल्प यू फॉर द नीट पेपर। क्लियर?
So low Km high affinity, high Km low affinity. Clear? नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम इनहिबिशन. सबसे पहले हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब हमारे पास एक ऐसा इनहिबिटर मॉलिक्यूल है विच इज वेरी सिमिलर टू द, मतलब विच इज कंपीटिंग फॉर द सेम एक्टिव साइट एज सबस्ट्रेट. कि अगर हमारे पास इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये बाइंड करके बना लेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. क्या बना लेगा? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. तो अब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बोथ आर कंपीटिंग फॉर द सेम साइट, सेम रिएक्टिव साइट. तो या तो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है या फिर इनहिबिटर बाइंड हो सकता है. क्लियर? तो इस चीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर बेटा हम एंजाइम की सराउंडिंग में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें तो फिर एंजाइम जो है वो इनहिबिटर को छोड़ के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. तो फिर एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा? प्रेफरेबली मोर विद द सबस्ट्रेट. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स Km की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब हम सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं बट फिर भी Vmax तो अचीव कर ही रहे हैं. सो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दैट ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km की वैल्यू इंक्रीज होगी, Vmax की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि बहुत सारा सबस्ट्रेट यूज करके तो फिर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ ही बॉन्ड हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम अचीव कर सकते हैं. बट एंजाइम की एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम, क्योंकि कुछ एंजाइम तो इनहिबिटर के साथ बाइंड हो ही रहा है, राइट? सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल एंजाइम के साथ कर्व ये था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ ये आ गया. Vmax की वैल्यू सेम रही बट Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. यू कैन सी, लेट्स से यहां पर हाफ ऑफ Vmax है. नॉर्मल एंजाइम के केस में Km की वैल्यू यहां आ रही है, बट जब हमने इनहिबिटर डाल दिया तो देखो Km की वैल्यू कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. सो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द वैल्यू ऑफ Km इंक्रीजेस बट द वैल्यू ऑफ Vmax रिमेन सेम. बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास चीजें बिल्कुल अलग है. यहां पर बेटा एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड होगा बट नॉट एट द एक्टिव साइट. इनहिबिटर बाइंडिंग साइट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट. तो यहां क्या होगा? ये हुआ प्लस, इवन अगर ये भी बना हुआ है इसके साथ भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है. इवन एट दिस लेवल द इनहिबिटर कैन इनहिबिट द रिएक्शन. तो क्या इस केस में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट इंक्रीज कर भी देंगे एंजाइम तो तब भी इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है. सो देयर इज नो वे दैट वी कैन achieve the same value of Vmax as it is achieved in the normal case. So the value of Vmax decreases but the value of Km remain same. See, value of Vmax is changed in non-competitive inhibition. Clear? Yes, clear? अब बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जाम्पल्स तुम्हें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. आफ्टर दिस वीडियो जाओ एनसीईआरटी में गिवन, सिर्फ एनसीईआरटी गिवन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रट लो. एक एक दो दो एग्जाम्पल गिवन है, बहुत इजी है. ओके, मैं तुम्हें सिर्फ आज कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ फॉर द नीट. ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. 6 क्लासेस है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है. क्या सीक्वेंस है? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज. ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं एंजाइम, उनको हम क्लास नंबर 1 में रखते हैं.
जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो भी ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली क्लासिफिकेशन में ही आएगा। जैसे हमारे पास एक सबस्ट्रेट था एस रिड्यूस्ड एस प्राइम ऑक्सीडेज, एंजाइम कौन सा जो है ये रिएक्शन करवाएगा, वो एस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और एस प्राइम को रिड्यूस। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफरेज जो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमारे पास एस जो है वो जी के साथ जुड़ा हुआ है, बाद में ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से ये एस प्राइम के साथ जाके अटैच हो गया, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। हाइड्रोलेज वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, तो जिसमें हम एस्टर ईथर वगैरह को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोलेज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। विदाउट वाटर अगर ब्रेक डाउन हो रही है दैट इज लाइएज। आइसोमेरेज वन टाइप ऑफ आइसोमर को दूसरा टाइप ऑफ आइसोमर में इंटर कन्वर्ट कर सकता है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक, पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेजेस जब हमारे पास हम दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज लाइगेजेस। ऑट लिल ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। सो ये सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कोफैक्टर्स। क्या होते हैं कोफैक्टर्स? कुछ एंजाइम्स बेटा प्रोटीन पार्ट के साथ साथ किसी नॉन प्रोटीन पार्ट्स के साथ भी जुड़े होते हैं। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है दिस इज योर कोफैक्टर। ये क्या होता है बेटा? कोफैक्टर। एंड दिस कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रोटीन पार्ट से कोफैक्टर हटा दूं तो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी लूज कर देगा। इवन अकेले प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, एंड व्हेन एपो एंजाइम इज अटैच्ड विद द कोफैक्टर इट इज नोन एज हॉलो एंजाइम। क्या बोलते हैं देन इसको? हॉलो एंजाइम। क्लियर? सो कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। नाउ हमारे पास बेटा तीन तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटालाइंस। याद रखना, बस जितना मैं बता रही हूं उतना अगर कर लेते हो नीट के लिए इनफ है। ओके, सो कोएंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एंड लूजली बॉन्ड, मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और कोएंजाइम्स के साथ लूजली बॉन्ड होगा, जैसे ही रिएक्शन हुआ उसके साथ डिटैच हो जाएगा उसके बाद। एग्जाम्पल NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बट ये कोएंजाइम्स की तरह लूजली बॉन्ड नहीं होगा, दे आर परमानेंटली अटैच विद द एपो एंजाइम। P फॉर प्रोस्थेटिक, P फॉर परमानेंट। एग्जाम्पल हीम। मेटालाइंस एग्जाम्पल Zn2 positive, Mg2 positive. So these are the cofactors which are required for the catalytic activity of a enzyme. Clear? सो ये जितना मतलब इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में पॉसिबल था मैंने तुम्हें एंजाइम्स टॉपिक कवर करने की ट्राई की है। आई होप सब तुम्हें पूरा एंजाइम जो है डिटेल में समझ में आ गया है। इस वीडियो को अच्छे से सुनो एंड सुनने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो एंजाइम टॉपिक से बनता ही बनता है बायोमॉलिक्यूल्स में। ओके, सो नाउ वी विल सी सम PYQs ऑन द टॉपिक एंजाइम। सो ये ग्राफ तुम्हें अब दिख रहा है, जो समझ आ रहा है कि ये ग्राफ कहाँ से आया है। सो ये एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट एनर्जी यहाँ पर है, प्रोडक्ट एनर्जी यहाँ पर है, तो मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक। अगर बेटा ये ग्राफ ऐसे हो, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यहाँ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक, फॉर जस्ट इन केस अगर ये पूछा जाता है तो। सो जिस जिस ऑप्शन में एंडोथर्मिक है वो वैसे ही ऑप्शन आउट हो गए। सो कहते कि जो ए एनर्जी है इट दैट इज इन एब्सेंस ऑफ, नो, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, राइट? तो यहां इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, ये भी क्या? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी A इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड B इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। B इज द वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is, जो ट्रांजिशन स्टेट एंजाइमेटिक रिएक्शन के टाइम पर बनती है वो क्या होती है, हमने अभी किया था। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जब सबस्ट्रेट जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा और एंजाइम जो है उसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है विच इज हाईली अनस्टेबल। सो इट इज ट्रांजिएंट, यस इट इज नॉट द परमानेंट स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली इसे ब्रेक होकर प्रोडक्ट तो बनाना ही है, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल। सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिशन स्टेट इज ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। Okay, so I hope this is very clear to you. So revise all the concepts, all the topics from biomolecules. Enzyme topic is very important, which is covered here in this video. So ऐसे ही topics को simplify करने के लिए follow BioEdge by Priyanka.